हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर एक टर्म लिखा है, इसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके बाद एक और चैप्टर है, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर दो चैप्टर्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स, नियम। ठीक है, और सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है, जैसे आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले आज के चैप्टर में, पहले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या नियम है? ठीक है, तो क्या नियम है प्रिंसिपल्स? तो पहले ही समझ लीजिए, प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया रूल्स। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं? तो ये प्रिंसिपल्स है इनहेरिटेंस के लिए और वेरिएशन के लिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा नाम है वह है इनहेरिटेंस। आपको पहले इन टर्म्स के मतलब समझने पड़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, आइए देखा जाए। तो इनहेरिटेंस का मतलब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है हमारा प्यारा मिस्टर एक्स। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की शादी हुई है उनकी प्यारी मिस एक्स, जो अब मिसेस एक्स बन चुकी है। ठीक है, तो ये है मिस्टर एक्स और ये है मिसेस एक्स, और इनका एक प्यारा सा बेबी है जिसका नाम है बेबी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक छोटा सा परिवार है। ओके, तो इसमें क्या है, हमको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर स्टडी करने हैं। जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मोरल कैरेक्टर की बात नहीं हो रही। मोरल मतलब कि कैरेक्टर अच्छा है कि ढीला है, इसकी बात नहीं हो रही। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। आइए, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं हेयर। ठीक है, यहां लिखा जाए, आइए, कैरेक्टर। तो मिस्टर एक्स के पास भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर। हेयर का जो शेप है, हेयर का शेप कैसा है? ठीक है, एक कैरेक्टर ये हुआ। तो हेयर का शेप कैसा हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर एक्स का जो हेयर है ये है स्ट्रेट। ठीक है, इनका जो हेयर है ये कैसा है? स्ट्रेट है। वहीं पर मिसेस एक्स का जो हेयर है वो कैसा है? ये इनका हेयर है करली। ठीक है, तो मिस्टर एक्स का जो हेयर है वो है स्ट्रेट और उनकी वाइफ का करली है। और देखा गया कि इसकी जो बेबी है इसके पास भी स्ट्रेट हेयर है। ठीक है, चलो ठीक। आओ अगला कैरेक्टर देखें। तो दूसरा कैरेक्टर मान लो आई कलर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो हम कुछ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे हेयर कलर, सॉरी हेयर शेप, आई कलर। ठीक है, तो आई कलर क्या क्या हो सकता है? तो आई कलर मान लो यहां पर ब्राउन है मिस्टर एक्स का, और इनकी जो वाइफ है उनका आईज ब्लू है मान लो। ठीक है, ऐसे करके कुछ। ओके, और बेबी का मान लो ब्राउन है। ओके, इस तरह से। इसी तरह से अगर और आगे बढ़ाया जाए, मान लो नोज की बात हो, नोज शेप। तो नोज का जो शेप है, नोज का जो शेप है वो मिस्टर एक्स का जो नोज है ये है लॉन्ग। ठीक है, लंबी नाक है इसकी। और अगर मिसेस एक्स की बात करें तो उनकी नाक कैसी है? उनकी नाक छोटी है। ठीक है, तो इनकी नाक कैसी है? स्मॉल। ठीक है, या शॉर्ट नाक है इनकी। ठीक है, इसके जो बेबी है इसके पास भी मान लो स्मॉल नाक है। ओके, तो कुछ कैरेक्टर्स आप देख सकते हो कि ये देखो स्ट्रेट वाला कैरेक्टर बेबी के पास आया। ठीक है, और यहां से देखो ब्राउन वाला कैरेक्टर्स बेबी के पास आया, यहां देखो स्मॉल वाला कैरेक्टर बेबी के पास आया। तो कुछ कैरेक्टर्स मदर से और कुछ कैरेक्टर फादर से बेबी के पास आ रहे हैं। ठीक है, एक और ले लो, चलो और समझने के लिए एक और कैरेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं स्किन कलर। स्किन का जो कलर है, ठीक है, स्किन का जो कलर है, तो यहां पर मिस्टर एक्स है डार्क। ठीक है, डार्क स्किन इसका है, जबकि मिसेस एक्स का स्किन मिसेस एक्स का स्किन जो है ये फेयर है। ठीक है, तो ये डार्क स्किन है, ये फेयर है। ठीक है, ये थोड़ी गोरी है। ठीक, तो जो बच्चा है वो भी कैसा है मान लो? फेयर है। तो आप देख सकते हो कि कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑस्प्रिंग्स में आ रहे हैं।
उनमें से कुछ कैरेक्टर्स फादर से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्क करके आपको दिखाएं तो ये देखो यहाँ पर स्ट्रेट है। स्ट्रेट किसका कैरेक्टर है? मिस्टर एक्स, मतलब इसके फादर का। ये जो बच्चा है इसके फादर से स्ट्रेट हेयर बेबी में आ रहे हैं। ऐसे देखो ब्राउन, ब्राउन कहां से मिला इसको? फादर से। ठीक। स्मॉल कहां से मिला? स्मॉल मिला इसको अपनी मदर से। ठीक है। और फेयर कहां से मिला? अपनी मदर से। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बेबी को उसके फादर से मिल रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बेबी को उसकी मदर से मिल रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स का पासिंग होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो कैरेक्टर्स पास होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। तो आइए लिख लिया जाए इनहेरिटेंस क्या है। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? चलिए लिखते हैं। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। तो मैंने यहां फर्स्ट लिखा प्रिंसिपल्स। देखो इनहेरिटेंस में यहां लिख रहा हूं, इनहेरिटेंस की बात हम लोग यहां कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस डैश, ठीक है, इट इज द प्रोसेस। क्या है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, आर पास्ड, जेनेटिक कैरेक्टर्स पास्ड होते हैं कहां से कहां? फ्रॉम, फ्रॉम, देखो ये मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों ही इस बेबी के पेरेंट है। ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स बच्चों में पास होते हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिए एक शब्द आएगा ऑफस्प्रिंग। ठीक है। पेरेंट के जो बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। ठीक है। तो मैं वहां वही लिखने वाला हूं। मैंने क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस बाय विच, बाय विच, बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर पास, जेनेटिक कैरेक्टर्स का पासिंग होता है। फ्रॉम कहां से कहां पास होता है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे। ठीक है। ऑफस्प्रिंग के बदले आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोजेनी। ठीक है। जैसे मिसेस एक्स और मिस्टर एक्स का जो प्रोजेनी या बच्चा है या ऑफस्प्रिंग है वो कौन है? बेबी एक्स। ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स के प्रोसेस, सॉरी, कैरेक्टर्स के पास होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे इनहेरिटेंस। बात क्लियर हुई? तो देखो अपने क्या पढ़ा? रूल्स मतलब प्रिंसिपल्स की बात की। ठीक है। और फिर क्या लिखा है? इनहेरिटेंस। जैसे यहां देखो, यहां पे चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स को हम क्या कहेंगे? रूल्स। प्रिंसिपल्स को हम क्या कहेंगे? रूल्स। किस चीज का रूल हमको पढ़ना है? हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस का रूल। हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस का रूल। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास होते हैं। ठीक है। कौन से कैरेक्टर्स? जेनेटिक कैरेक्टर्स। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स आपने स्टडी किए? जैसे देखो ये सब कैरेक्टर्स है ना, ये कैरेक्टर्स पेरेंट से बच्चों में पास हो रहे हैं। तो जिस प्रोसेस से ऐसा होता है उसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। ठीक है। तो इनहेरिटेंस के अलावा आपको एक और शब्द दिख रहा होगा, इसका क्या नाम है? वेरिएशन। ठीक है। तो व्हाट इज वेरिएशन? आइए वेरिएशन को भी लिख लिया जाए। तो वेरिएशन को मैं यहीं पे लिख रहा हूं क्योंकि इस जगह पर मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ठीक है। चाहो तो आप वहीं लिख सकते हो, बट फिर भी मैं यहीं लिख रहा हूं। वेरिएशन क्या है आओ लिखा जाए। तो देखो, जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल ही देखोगे, देखो ये जो बच्चा है बेबी एक्स, इसके जो हेयर है, इसके हेयर कैसे हैं? स्ट्रेट है ना। मैंने रंग कर दिया इसके हेयर को। ठीक है। इसके हेयर और इसके फादर के हेयर दोनों स्ट्रेट है, राइट। अच्छा, इसका इसकी जो आईज है और इसके फादर की जो आईज है दोनों कैसी है? ब्राउन कलर की है। ठीक है। तो दोनों सेम टू सेम है। लेकिन देखो इसके फादर का जो नोज था, मैंने यहाँ नोज नहीं बनाया है, इसके फादर का जो नोज था वो लॉन्ग था, और इसके पास जो नोज है वो कैसा है? लॉन्ग नहीं है, वो कैसा है? वो स्मॉल है। ठीक है। तो यहां पर इसके पास लंबी नाक है, इसके पास छोटी नाक है। वहीं देखो इसके फादर का जो कलर है वो डार्क है, इसके फादर का स्किन कैसा है? डार्क है। ठीक है। और ये कैसा है? फेयर। बच्चा कैसा है? गोरा है, फेयर है। ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स फादर से मैच कर रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो फादर से मैच नहीं कर रहे, नए कैरेक्टर है। ठीक है। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फादर में भी नहीं थे और मदर में भी नहीं थे। ठीक है। वो कहीं और से आए हैं। वो कहीं और से कहां आए होंगे वो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे कि ये नए कैरेक्टर्स आते कैसे। ठीक है। तो जिस हिसाब से हम देखें, फादर के हिसाब से या मदर के हिसाब से, दोनों में ही कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते या बच्चों में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों में कुछ नई चीज आ गई, मान लो, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एग्जांपल के रूप में सोच सकते हो कि आई कलर अगर यहां ब्राउन था और यहां ब्लू था, ठीक है,
तो यहाँ हो सकता है कि इसका आई कलर ब्राउन ना होकर, सपोज करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसका जो कलर है वो ग्रे कलर का हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, हल्का हल्का ब्राउन या फिर ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। तो ये जो नया कैरेक्टर आया, ये ना फादर में था और ना ही मदर में था, तो ये हो गया वेरिएशन। वेरिएशन क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर आ गए जो फादर में भी नहीं थे और मदर में भी नहीं थे, ठीक है, तो इसे कहते हैं वेरिएशन, नए कैरेक्टर्स अपीयर होना, ठीक है। तो वेरिएशन से क्या होता है, क्या फायदा मिलता है, आओ लिख लेते हैं इसको। तो देखो वेरिएशन के बारे में दो शब्द लिखा जाए, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो वेरिएशन इज द, ऐसे करो, वेरिएशन इज द या इट इज द डिग्री। डिग्री मतलब क्या है, डिग्री मतलब कॉलेज वाली डिग्री नहीं, डिग्री मतलब होगी किस हद तक, ठीक है। क्या लिमिट है, डिग्री मींस कितना ज्यादा कितना कम, ठीक है, अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक है। हद, किस हद तक बच्चे जो हैं पेरेंट से डिफर कर रहे हैं, बच्चे जो है पेरेंट से अलग दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं या ज्यादा अलग दिख रहे हैं, किस हद तक, तो उसको बोलते हैं डिग्री। इट इज द डिग्री बाय विच, इट इज द डिग्री बाय विच पेरेंट्स, या ऐसे कर लो, इट इज द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग्स एन ऑफस्प्रिंग एन ऑफस्प्रिंग एन ऑफस्प्रिंग differs differs from differs from its parents। एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में कितना अलग दिखता है, ठीक है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी फैमिली में देखोगे कि एक, मान लो एक फैमिली है, कोई फैमिली इमेजिन करो, आपके रिलेटिव्स में कोई होंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं एक घर के अंदर, तो मान लो एक आपके अंकल हैं, उनके तीन बच्चे हैं, तीन लड़के हैं, ठीक है, तो तीन लड़के कैसे हैं, एक सेम टू सेम दिख रहे हैं एकदम, सोचो ऐसा है। और एक और फैमिली है जहां पर एक बच्चा जो है वो थोड़ा अलग दिखता है, दूसरा बच्चा थोड़ा अलग दिखता है, लगता ही नहीं है कि दोनों भाई हैं, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस वहां पर है दोनों भाइयों के बीच बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, डिग्री हाई है, ज्यादा डिफरेंस है। जबकि पुरानी वाली जो फैमिली थी जहां सब सेम दिख रहे थे, वहां पर डिफरेंसेस बड़े कम है, इसलिए वो लोग सेम टू सेम दिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर डिग्री बहुत कम है। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन की बात की जा रही है, तो व्हाट इज वेरिएशन, डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच कितना डिफरेंसेस है, डिफरेंस कम है या डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से डिफरेंस होगा उसी को हम वेरिएशन बोलेंगे। अगर डिफरेंस कम होगा तो हम बोलेंगे वेरिएशन भी क्या है, कम है, और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे वेरिएशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है एवोल्यूशन में, ठीक है। तो वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होता है, जब आप एवोल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर इस चीज को देखा जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो, तो मैं इसको भी लिख देता हूं यहीं पर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यहां लिख लिया जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, आप लिख लो एक लाइन की वेरिएशन इज, वेरिएशन इज, वेरिएशन इज द कॉज, कॉज मतलब कारण, कॉज ऑफ एवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक चैप्टर के बारे में डिटेल। देखो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, हमने आपका एक बेस रेडी करने की कोशिश की है। इस क्लास में हम लोग सिर्फ बेस ही क्रिएट करेंगे जेनेटिक्स को पढ़ने का, क्यों, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है, ये एक हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसीलिए आपको पहले बेस रेडी करना पड़ेगा, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो देखो मैंने चैप्टर के नाम के ऊपर इतना डिस्कशन किया कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। अभी इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी को समझने के लिए कुछ जो बेस कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए इसके बाद क्या करना है। तो ये तो हो गया आपका इनहेरिटेंस, वेरिएशंस और रूल्स। एक बार आप इसको कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं, चलो, ओके। तो ये तो यहां से भी कॉपी कर लो, इस चीज को भी, ये कैरेक्टर्स का एग्जांपल हमने लिया था, ओके। अच्छा, अब एक एनसीईआरटी की एक लाइन है, जैसे उसको भी मैं यहीं पर कवर कर लेता हूं क्योंकि वो आपको मिलेगी एनसीईआरटी, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है। तो वहां पर लिखा है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज द बेसिस, बेसिस समझते हो, आधार, ठीक है,
बेसिस मतलब आधार, आधार कार्ड नहीं, बेसिस मतलब आधार। कैसा आधार? अगर इनहेरिटेंस होगा तो उससे कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ क्या, ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी का ये आधार है, तो अगर इनहेरिटेंस होगा तो उसकी वजह से हेरिडिटी भी होगी, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। दूसरी बात, दूसरी बात, चलो और नेक्स्ट पेज पे लिखा जाए, क्रोमैटिन्स के बारे में बात करेंगे। पहले से कॉपी करो। हाँ, अब देखो यहां पर दूसरी बात क्या लिखी है, देखो डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम, ये समझना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, आइए समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सेल है, मैं एक सेल बना देता हूं इस तरह से, ठीक है। ये एक सेल है, एक काम करो इसको इधर लाओ, ये एक सेल बनाते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। और इस सेल के अंदर बीचों बीच, जस्ट सपोज सेल के बीचों बीच यहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर है। अब सबको पता है कि ये जो डेंस स्ट्रक्चर है ये और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ छोटे छोटे पतले 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 धागों के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। धागे मतलब थ्रेड, धागा, ठीक है, सुई धागा वाला धागा। तो धागा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कॉल्ड क्रोमैटिन, इनको हम नाम दिए क्रोमैटिन। तो व्हाट इज क्रोमैटिन? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे हैं, धागों के समान स्ट्रक्चर है, धागों के जैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है, ये जब कंडेंस करता है, कंडेंस करना मतलब क्या हो गया, कंडेंस करना मतलब हो गया जब ये आपस में फ्यूज करेंगे, चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमैटिन कंडेंस करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। मान लो ये क्रोमैटिन है, ये भी क्रोमैटिन है, ये लोग आपस में जुड़ गए। जब ये क्रोमैटिन आपस में जुड़ते हैं तब एक और स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा इसको डिटेल में समझा जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, मान लो मैं क्रोमैटिन्स को यहाँ पे बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये क्रोमैटिन्स है, धागों के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब ये छोटे छोटे धागे आपस में जुड़ जाएंगे, जब इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, क्या होगा, कंडेंसेशन। तो इनके कंडेंसेशन से, फ्यूजन से, जुड़ने से, चिपकने से क्या बनेगा, इनके जुड़ने से बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, इनके जुड़ने से बनेगा इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बना, आप इसको एक नाम दे सकते हो, चलो इसको एक नाम दिया जाए। हम इसे नाम देते हैं इनिशियल क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है, इनिशियल क्रोमोसोम। इनिशियल मतलब शुरुआत, शुरुआती क्रोमोसोम, पहली बार जो क्रोमोसोम बना है उसे नाम दिया गया इनिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे घूम घूम के बनाना अच्छा नहीं लग रहा, इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं आओ। तो उन लोगों ने इसको सिंपल तरीके से बनाने का तरीका बताया कि इसको आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इनिशियल क्रोमोसोम हो गए। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज क्रोमैटिन। ये क्या है, क्रोमैटिन है। इसके कंडेंसेशन से मतलब जुड़ने से, फ्यूजन से क्या बना, इनिशियल क्रोमोसोम बना। दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या होता है, तो अब होता है डुप्लीकेशन, ठीक है। क्या होता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कि एक जो स्ट्रक्चर है इसका डुप्लीकेट बना दो, इसकी कॉपी कर दो, ठीक है। तो इसकी कॉपी कर देंगे, तो आओ इसकी कॉपी कर देते हैं, इसको 1 से 2 बना देते हैं, ठीक है। ये 1 से 2 बन गया, इसकी आपने कॉपी कर दी। तो देखो इसमें एक ओरिजिनल था और एक कॉपी वाला है, ठीक है। तो ये वाला ओरिजिनल था पूरा, देखो ये वाला, ये वाला इसकी डुप्लीकेशन हुई है। ये ओरिजिनल था, देखो इसको शेड कर रहे हैं, वो ओरिजिनल है, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला है और दोनों मिलाकर एक कॉपी हो चुकी है। तो इससे जो क्रोमोसोम बना है इसको भी एक नाम दे देते हैं आप। इसको क्या कहोगे, इसे कहोगे फाइनल क्रोमोसोम, ठीक है, फाइनल क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम, ठीक है, इसे कहोगे फाइनल क्रोमोसोम, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ओके, जिसमें से एक पार्ट जो है वो ओरिजिनल है और दूसरा वाला कॉपी है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या यहां स्टार्ट किया है? हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट क्रोमैटिन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक सेल है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर धागों के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। ये जो धागों के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। और क्रोमैटिन का हो रहा है कंडेंसेशन या फिर फ्यूजन, या फिर ये लोग आपस में चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना है। इनको नाम दिया इनिशियल क्रोमोसोम, और फिर इसका डुप्लीकेशन हुआ तो ये बन गया फाइनल क्रोमोसोम या फिर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, चलिए एक बार कॉपी करिए, चलिए पॉज करिए, कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। देखो, अब यहां पर टर्म आ रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं? तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, आइए समझते हैं। तो जो पिछले वाले पेज पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, इसी को मैं दोबारा बना रहा हूं। तो आओ समझते हैं इसको। देखो, मैं यहां पर, अच्छा एक मिनट रुको, चेंज करते हैं कलर। तो हम लोग बना रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये है आपका बीच का स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा मैं स्ट्रक्चर बना दिया क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक, जो पिछले पेज पर बनाया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या है? ये है ओरिजिनल वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको आओ एक नाम दिया जाए। मैं इसको कह रहा हूं कि इसको नाम देते हैं, इसको हम बोल दिए फर्स्ट, पहला वाला, क्या? फर्स्ट क्रोमैटिड। हमने इसका नाम रखा फर्स्ट क्रोमैटिड। और ये जो दूसरा वाला है, देखो ये वाला, ये वाला डॉट करके दिखा रहा हूं मैं इसको भी एक नाम दे दो यार, इसको नाम दिया तो इसको भी दो, इसको बोलो सेकंड क्रोमैटिड। तो तुम्हारे पास दो प्रकार के क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक है, एक हो गया ओरिजिनल वाला, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्रोमैटिड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेकंड क्रोमैटिड। ठीक है, एक ओरिजिनल वाला और एक डुप्लीकेट वाला। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के, ये पूरा मिलाकर के एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। देखो, ये दोनों मिलाकर इसको हम क्या नाम दे रहे थे? सॉरी, इसको हम क्या नाम दे रहे थे? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम या फाइनल क्रोमोसोम। दिख रहा है फाइनल क्रोमोसोम, ये रहा फाइनल क्रोमोसोम या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। उसमें से आधा पार्ट जो है ये वाला, ये वाले का नाम मैंने बोला फर्स्ट क्रोमैटिड, और दूसरे वाले को क्या बोला? दूसरे वाले को बोला सेकंड क्रोमैटिड। ठीक है, तो दो क्रोमैटिड है आपके पास, ये वाला फर्स्ट क्रोमैटिड, ये वाला सेकंड क्रोमैटिड। और भी डिटेल में अगर देखना है तो आप इसे ऐसे दे सकते हो। ये देखो, ये वाला हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट क्रोमैटिड, और ये वाला हो गया, बीच से काट के अलग करो, सेकंड क्रोमैटिड। तो आपके पास दो क्रोमैटिड्स आ चुके हैं, फर्स्ट क्रोमैटिड, सेकंड क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड्स है। ठीक है, तो दो क्रोमैटिड जो आपके पास हैं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉपी है ना। कॉपी क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई क्लास नोट है या कोई किताब है, आप उसकी फोटो कॉपी करा रहे हो, जेरोक्स करा रहे हो, फोटो कॉपी करा रहे हो। तो जब आप फोटो कॉपी करवाओगे तो जो आपका ओरिजिनल चीज होगा उसकी ही कॉपी बन जाएगी, है ना। तो वैसे ही ओरिजिनल वाला ये है, देखो, और इसकी ही सेम टू सेम कॉपी आपने बना दी है, तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ही है ना। इसी कारण से इनका एक नाम रखा गया। इन दोनों को आपस में बोला गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला गया? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमैटिड, पीछे क्या था? क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिड, वो था टिन, ये है टिड। ठीक है, टिन टिड, दोनों में फर्क है। तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड को सिस्टर क्यों कहे, ब्रदर क्यों नहीं कहे? ब्रदर क्यों नहीं कहे? तो ब्रदर इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज बायो में एक रूल है कि जो सेल है उसे हम फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि सेल के अंदर मान लो कोई कोई डिवीजन हो रहा है तो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो जो एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? जो ओरिजिनल सेल था उसको बोलेंगे मदर सेल, उससे दो और सेल बन गए उसको बोलेंगे डॉटर सेल।
ठीक है, तो मदर सेल बोलते हैं, फादर सेल नहीं बोलते, ठीक है, और डॉटर सेल्स बोलते हैं, सन सेल नहीं बोलते। इसी तरह से यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स बनेंगे इनको भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, ब्रदर क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल को क्या बोल दिया है, सेल को बोला है फीमेल, ठीक है, सेल को बोला है फीमेल, इसलिए जो भी चीज होगी सब फीमेल के रूप में ही होगी, सिस्टर ही बोलेंगे, ब्रदर नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिस्टर, इसके लिए कुछ शब्द लिख लो यार यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आओ लिखा जाए, हम लिख सकते हैं दैट सिंस, क्योंकि बोथ द क्रोमैटिड्स, क्योंकि दोनों ही क्रोमैटिड्स बिल्कुल सेम टू सेम है, सिंस बोथ द क्रोमैटिड्स आर आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, सिंस बोथ द क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, हर प्रकार से जो आपके पास क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सेम टू सेम है, ठीक है। तो जो भी चीजें इसके पास हैं वही सारी चीज इसके पास भी होंगी, इसीलिए बिल्कुल सेम टू सेम या फिर आइडेंटिकल है। हेंस, हेंस इसी कारण से दे आर कॉल्ड, हेंस दे आर कॉल्ड, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, हेंस दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, हेंस दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसलिए इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके है, एक बार इसे कॉपी करें। तो ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में। अच्छा, साथ ही साथ चलिए क्रोमोसोम को भी निपटा ही देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हाँ चलो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज वन क्रोमोसोम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइनल क्रोमोसोम या फिर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, डुप्लीकेशन के बाद बनने वाला जो क्रोमोसोम है वो ये है। तो यार तुम क्या देख रहे हो, एक क्रोमोसोम अपने पास है ये वाला, और इस क्रोमोसोम के अंदर आपको दिख रहे हैं दो क्रोमैटिड्स जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, ये फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड है, और दोनों मिलाकर एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अच्छा, और क्रोमैटिन क्या थे, देखो पीछे भी देख लो एक बार, क्रोमैटिन क्या थे, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागों के समान स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाते हैं जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड क्रोमैटिड, देखो फर्स्ट क्रोमैटिड सेकंड क्रोमैटिड पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर में समझ में आ चुकी होगी कि डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम क्या है, क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक है, एक बार कॉपी करें सभी चीज, आइए इसको छापा जाए, छापो जैसे एग्जाम में छापते हो वैसे छापो, छाप लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है डीएनए, जीन और अलील्स, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि हम आज के क्लास में, आज के क्लास में हम बस जेनेटिक्स का बेस बनाएंगे। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है कि जेनेटिक्स पढ़ने के पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझ के रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो जेनेटिक्स की जर्नी है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग वही चीज कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ही सिंपल लगे सब कुछ, ठीक है। आइए देखिए, जीन्स, डीएनए, जीन्स एंड अलील्स। तो डीएनए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिर से एक बार जो पीछे वाला स्लाइड में आपने देखा, आओ देखते हैं दोबारा। देखो देखो, ये क्रोमोसोम जो दिख रहा है आपको, ये क्रोमोसोम है, ये कहां पर पाया जाएगा, ये सेल के अंदर पाया जाएगा, राइट। मतलब सेल के अंदर क्रोमैटिन है जिससे क्रोमोसोम बन रहा है। तो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में बात करूं, जैसे मान लो मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, जैसे समझना चीज को, जैसे सपोज कि यहां पर एक न्यूक्लियस बना लिया जाए पतला सा, मान लो मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूं इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। मैंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने एक ही क्रोमोसोम बनाया, ये एक क्रोमोसोम है। तो सोचो क्रोमोसोम किस चीज से बना है, क्रोमोसोम बना है क्रोमैटिन से, है ना। क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमैटिन से या फिर क्रोमैटिड से। जैसे कि पीछे आपने क्या देखा, आओ फिर से देखो, ये देखो, अरे ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है, देखो यहां से शुरू करो, उल्टा दिखना है, ये क्रोमोसोम किससे बना है, ये है इनिशियल या फाइनल, सॉरी ये है फाइनल क्रोमोसोम,
ये फाइनल वाला किससे बना है? इनिशियल से। देखो ये इससे बना है, ठीक है, और ये वाला इससे बना है, ठीक है। मतलब कि जो क्रोमोसोम है वो बना हुआ है क्रोमैटिन से, ठीक। तो अब सवाल मन में आएगा कि अगर क्रोमोसोम क्रोमैटिन से बना है, तो क्रोमैटिन खुद किस चीज से बना हुआ है? क्रोमैटिन खुद किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि क्रोमैटिन जो है वो डीएनए से बना है, ठीक है। हालांकि डीएनए के साथ और भी चीजें होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इस वक्त हमारे काम का सिर्फ डीएनए ही है, ठीक है। तो जब समय आएगा तो हम और भी चीजें बताएंगे आप, लेकिन इस वक्त आपको पता होना चाहिए जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो होगा वो किससे बना है? डीएनए से, ठीक है। तो देख लो फिर से, क्रोमोसोम बना है इनिशियल क्रोमोसोम से, ठीक है, और ये बना है क्रोमैटिन से, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन है आपके पास, जो क्रोमैटिन है ये किस चीज से बना होगा? डीएनए से बना होगा। तो इसको एक बार लिख लिया जाए एक बार अच्छे से, आइए देखा जाए। तो हम बोल रहे हैं कि ये देखो, दिस इज क्रोमोसोम, ओके, दिस इज क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, मैं पूरा लिख रहा हूं, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमोसोम किससे बना है? इज मेड ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन किससे बना है? क्रोमैटिन बना हुआ है डीएनए से, ठीक है। तो क्रोमैटिन इज मेड ऑफ डीएनए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही है और कुछ नहीं है, डीएनए के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट इस वक्त हमारा जो मुद्दा है वो है डीएनए, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा डीएनए से बना है। समझ आ रही है बात? तो क्रोमोसोम बना है क्रोमैटिन से, क्रोमैटिन बना है डीएनए से, यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो और देखा जाए कि डीएनए क्या है, डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो मैं लिख सकता हूं कि डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। जैसे क्या नाम है इसका? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये एक न्यूक्लिक एसिड है। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? ऐसा एसिडिक सब्सटेंस, ऐसा एसिडिक चीज जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाए, ऐसी एसिडिक चीज जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाए उसे न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। मतलब इसका यह है कि जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा था पहली बार इसको, तो पाया कि ये एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो उन्होंने नाम रखा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली एसिड, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है एसिड, एक होती है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होती है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिलहाल डीएनए पे कंसंट्रेट किया जाए, तो जो डीएनए है ना अपने पास, जो डीएनए है इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो प्रकार का डीएनए हो सकता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डीएनए कुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो दो टाइप्स के हो सकते हैं डीएनए हमारे सेल्स में। एक डीएनए होता है जो हमारे काम का होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल डीएनए, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल डीएनए। और एक डीएनए होता है नॉन फंक्शनल डीएनए, जो हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार है वो, ठीक है। तो एक काम का है और एक बेकार है, तो जो किसी काम का नहीं है उसे हम नाम देंगे जंक डीएनए। क्या कहेंगे? जंक। जंक मतलब बेकार, बेकार डीएनए, किसी काम का नहीं है, ठीक है, व्यर्थ है ये, बेकार है, बेकार डीएनए, ठीक है। और ये जो फंक्शनल डीएनए है इसे नाम देंगे जीन, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ जीन को स्टडी करना है, बेकार चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमको बस पढ़ना है जीन के बारे में, ये अपने सिलेबस में है, और दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट आपको बस पता होना चाहिए था कि नॉन फंक्शनल डीएनए भी होता है, नॉट इन सिलेबस, बस आप इतना याद रखो, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ओके। चलो ठीक है। तो व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और लिखा जाए तो जीन क्या है? जीन इज द, therefore gene is the functional part, gene is the functional part of डीएनए, डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। चलो ठीक, तो ये हो गया जीन के बारे में जानकारी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमको अलील्स भी पढ़ना है, ठीक है। अलील्स क्या है? तो आइए एक बार आप जीन तक कॉपी करें, उसके बाद हम अलील्स भी स्टार्ट करते हैं। कॉपी होगी? मैं हट जाता हूं, पॉज करो, कॉपी करो। चलो अब अलील्स की बात करें।
तो अलील्स आओ, देखो यार अलील्स क्या है। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, आइए समझा जाए कि अलील्स क्या है। तो अलील्स, अलील्स को हम किसी किसी बुक्स में इस नाम से भी जानते हैं, अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ्स, अलीलोमॉर्फ्स, ठीक है, अलील या फिर अलीलोमॉर्फ, ठीक है। तो अलीलोमॉर्फ किसे कहते हैं, देखो जैसे कि एक जीन का आपने पढ़ा होगा 9 10 में पढ़ा होगा या फिर 11 12 में पढ़ा होगा, कहीं भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि मान लो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहां ध्यान दें, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मान लो आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी जो होता है ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल वाला जो टर्म है कैपिटल टी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, ठीक है, लंबी हाइट के लिए, और जो स्मॉल टी है इससे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस या फिर शॉर्टनेस, ठीक है, छोटी हाइट के लिए। मतलब कैपिटल टी, मैं लिख देता हूं, कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, ठीक है, टॉलनेस मतलब लंबी हाइट, वहीं पर स्मॉल टी जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टनेस या फिर ड्वार्फनेस, ठीक है, ड्वार्फनेस। एक टॉलनेस एंड सेकेंड वन इज ड्वार्फनेस, दो चीजें हो चुकी हैं, दोनों ही क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये और कुछ नहीं बल्कि एक जीन है, सोचो कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन है, सोचो, और इस जीन के दो अलग अलग वर्जन है, वर्जन मतलब फॉर्म्स हैं, दो अलग अलग रूप हैं इसके, एक एक रूप क्या है टॉलनेस के लिए और एक दूसरा क्या है डॉर्फनेस के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि अलील्स क्या हो गए, अलील एक जीन के दो अलग अलग रूप हो गए, ठीक है, एक जीन का दो अलग अलग फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, अलील्स क्या हो जाएंगे, अलील्स आर, चलो लिखते हैं, अलील्स आर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब थोड़ा सा अलग, ब्रैकेट में लिख सकते हो स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है, अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है, एक ही जीन है मान लो आपके पास और उसी जीन के दो अलग अलग फॉर्म हैं, एक ही जीन है और उस जीन के दो अलग अलग रूप हैं, और वो जो दो अलग अलग रूप नहीं रूप हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलील्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं अलील, ओके। तो ये हो गया एक जीन और इसके दो रूप हो गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी एक हो गया फर्स्ट अलील, ठीक है, कैपिटल टी हो गया फर्स्ट अलील, स्मॉल टी हो गया सेकेंड अलील, समझे बात। और दोनों मिलाकर अगर लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया एक जीन, ये हो गया एक जीन। तो एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं, कभी कभी दो से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्या होता है एक जीन के अंदर, एक ये जीन है इसके अंदर दो अलील होते हैं, कभी कभी दो से अधिक भी होता है, आने वाले क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, फिलहाल दो ही होता है अभी के लिए, आगे और भी होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड अलील या अलीलोमॉर्फ। ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, एक बार कॉपी करो फिर आगे बढ़ा जाए, पॉज करो कॉपी करो। कर लिया। ओके आगे बढ़ा जाए, चलिए चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टर एंड ट्रेट। देखिए कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, पहले समझना पड़ेगा। तो कैरेक्टर शब्द का मतलब यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर से है, जैसा कि क्लास की शुरुआत में आपने देखा था कैरेक्टर्स, मैंने कुछ कैरेक्टर लिए, हेयर कलर, हेयर शेप, आई कलर, ठीक है, हाइट लिया था हमने, ठीक है, हाइट नहीं लिया था शायद, हाइट नोज लिया था, नोज का लेंथ लिया था, हाइट भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, स्किन का कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के भी आपने दो अलग अलग फॉर्म देखे थे ना, जैसे कि मैं अगर बोलूं स्किन कलर, तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है और इसके दो फॉर्म थे, एक था डार्क स्किन कलर और एक था फेयर स्किन कलर, है ना। तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है जिसके एक से अधिक रूप है, ठीक है,
तो जो अलग अलग रूप हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेट। ठीक है, जैसे मान लो, फिर से मैं लिखता हूं, आओ, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि यहां लिखा जाए कैरेक्टर, यहां लिखिए कैरेक्टर, और यहां लिखिए ट्रेट। ठीक है, तो ट्रेट नंबर 1, ट्रेट नंबर 2, ठीक है, ट्रेट 1, ट्रेट 2, कैरेक्टर लिखा जाए। तो जैसे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिख दिया, मान लो हेयर, हेयर का शेप, हेयर का शेप लिख दिया। ठीक है, तो हेयर का शेप दो तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो शेप स्ट्रेट हो, ठीक है, या तो हेयर स्ट्रेट हो, या तो करली हो। तो ये तो दो अलग अलग फॉर्म आए एक ही कैरेक्टर के, शेप के दो अलग अलग फॉर्म आए, उन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं, समझे? ऐसे ही मान लो अगर हम कहें हाइट, जैसे इंसान की हाइट मान लो, ठीक है, या फिर अगर प्लांट की हाइट मान लो, प्लांट की हाइट है मान लो, ठीक है, जैसे कि प्लांट की हाइट आप पढ़ोगे इसको, तो एक मान लो हाइट कैसी है, टॉल, लंबी हाइट, ठीक, और एक शॉर्ट या फिर डॉर्फ। तो देखो टॉल भी एक हाइट है, ठीक है, हाइट की ही बात हो रही है, डॉर्फ भी क्या है, हाइट की बात हो रही है। तो हाइट के दो अलग अलग फॉर्म है, या दो अलग अलग रूप है, ठीक है, या वर्जन है, जो भी है। तो जो हाइट हुई वो एक कैरेक्टर हुआ, और इसके जो अलग अलग रूप हुए वो ट्रेट हो गए। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेट, ये हो गया सेकेंड ट्रेट। क्लियर हुआ बात? ओके। इसी तरह से आप और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स कैरेक्टर्स ले सकते हो। स्किन कलर ले लो मान लो, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं सिंपल सिंपल समझा रहा हूं बस। तो स्किन कलर क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो डार्क है और यहां मान लो फेयर है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए कैरेक्टर और ट्रेट के कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको समझ में आ चुका होगा कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल भाषा में इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रेट्स आर, ट्रेट्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। जैसे कि आप जीन्स और अलील्स को लिख रहे थे कि एक जीन है और उस जीन का एक से अधिक रूप है, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। तो जो जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम अलील कहते हैं। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही एक कैरेक्टर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, और उन अलग अलग रूप को हम क्या कहते हैं, ट्रेट। ठीक है, तो ट्रेट्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ, किसका, ऑफ द सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर का अलग अलग ऑल्टरनेटिव या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां से कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे आओ लिखा जाए, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं कि हेयर, हेयर कलर, बार मैं कलर लिख रहा हूं, हेयर शेप लिखो, हेयर शेप, हेयर शेप क्या है, हेयर शेप जो है इज अ कैरेक्टर, हेयर शेप इज अ कैरेक्टर, हेयर शेप एक कैरेक्टर है, ठीक है। एंड उसके दो अलग अलग फॉर्म है, स्ट्रेट एंड करली, स्ट्रेट एंड करली, स्ट्रेट या फिर करली, आर, आर इट्स टू फॉर्म्स that are called, that are called traits। दो इसके ट्रेट्स हैं, समझ गए बात? तो क्या क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो कॉपी हो गई, आगे बढ़ते हैं, आओ। अब देखो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट, जब हमने ट्रेट्स को स्टडी कर लिया, जब हमने ट्रेट्स को स्टडी कर लिया, एक मिनट, ये देखो ट्रेट्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। तो जो ट्रेट्स है अपने पास, यहां देखना, एक ट्रेट ये वाला है, एक ट्रेट ये वाला है, तो दो ट्रेट हैं। अब इनमें से एक ट्रेट ऐसा होगा जो अपने आप को शो करेगा या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दिखेगा, ठीक है, सिंपल भाषा में दिखेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो दिख रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है या शो हो रहा है, उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और जो छुपचाप बैठा हुआ है, छुप कर, ठीक है, छुप कर बैठा हुआ है जो, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे, उसको बोलोगे रेसेसिव ट्रेट। तो ये रहा डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं और अच्छा समझ में आएगा आपको। आओ देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये है, इनसे मिलो, ये है मिस्टर एक्स, ठीक, और ये है, नहीं ऐसे नहीं, हाँ, ये है इनकी वाइफ मिसेस एक्स,
ठीक है, तो ये है मिस्टर एक्स और ये है मिसेस एक्स। देखो मिसेस एक्स का मुंह खुला हुआ है, लगातार बक 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 कर रही है, लगातार बोल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इनके दिमाग में, ये लगातार अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही हैं, लगातार अपनी बातों को बोल रही हैं। और मिस्टर एक्स जो है, पहले तो इसका मुंह ऐसा था, अब देखो इसका मुंह कैसा हो जाता है। अरे अब इसका मुंह गायब ही हो गया था, हाँ अब इसका मुंह ऐसा हो गया, अभी जरा बाल भी उड़ गया इसके, देखो सारे। ठीक है, तो ये है मिस्टर एक्स, ये है मिसेस एक्स। मिस्टर मिसेस एक्स लगातार बात कर रही है, जिसकी वजह से देखो इसका मुंह कैसा हो गया है, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहां पर जो मिस्टर एक्स का मुंह है ये, और ये है मिसेस एक्स। तो मिसेस एक्स अपनी बात, ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रही है। एक्सप्रेस कर रही है मतलब शो कर रही है। ठीक है, ये अपनी बात को बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। जबकि मिस्टर एक्स जो है ये चुपचाप सुन रहा है। ये क्या कर रहा है, ये है चुपचाप सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा है, क्या करेगा और। ठीक है, सुन रहा है। ठीक है, तो ये सुन रहा है और ये बोल रही है, बकबक कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो अपनी बात को एक्सप्रेस करता है वो होता है डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, चुपचाप पड़ा रहता है, जैसे मिस्टर एक्स जो पड़ा हुआ है और ये बोल रही है, तो ये डोमिनेंट हो गया। और जो सुन रहा है वो होता है रेसेसिव, जो सप्रेस्ड रहता है। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में लिखो, ये होता है एक्सप्रेस और ये क्या होता है, सप्रेस्ड। ठीक है, ये होता है सप्रेस्ड। तो जो सप्रेस्ड रहे, चुपचाप रहे, दिखाई ना पड़े, वो है रेसेसिव, और जो एक्सप्रेस करे वो है डोमिनेंट। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स। अब एग्जांपल समझ लो, ये तो यार मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की कहानी थी। ठीक है, आप एग्जांपल समझो, जैसे जैसे आप एग्जांपल लो, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से वही कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि आप इसको अच्छे से देखे होगे पहले भी, ये इस इजी भी लगता है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, मान लो। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल टी क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी कैरेक्टर्स को दिखाता है, शो करता है। क्योंकि ये अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेगा तो क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट। ठीक है, ये हो गया डोमिनेंट। और जो अपनी कैरेक्टर्स को शो ना कर पाए, जो चुपचाप बैठा रहे, वो सप्रेस रहता है। जो सप्रेस्ड रहे वो हो जाता है रेसेसिव, उसके कैरेक्टर्स दिखाई नहीं पड़ते, वो रेसेसिव है। समझे बात, कैपिटल टी यहां पर एग्जाम्पल हो गया डोमिनेंट का, और स्मॉल टी हो गया रेसेसिव का। अगर आप इसके कैरेक्टर्स की बात करो तो ये क्या कैरेक्टर शो करेगा, अगर कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, अगर कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा तो प्लांट टॉल होगा। ठीक है, और अगर ये एक्सप्रेस स्मॉल टी एक्सप्रेस कर गया तो प्लांट ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टी जो है वो टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी, और स्मॉल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, बौनापन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डॉर्फनेस, शॉर्टनेस। ठीक है, तो ये हो गए रेसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर हो चुका है बात पूरी तरह से। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, पहले इसे आप कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। देखिए हर क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीड करोगे। हालांकि जो मैंने टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, और ये एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, ये आपको एनसीईआरटी में यहाँ वहां बिखरे हुए मिलेंगे, तो मैंने सबको कंपाइल करके एक साथ पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको अभी एनसीईआरटी की फर्स्ट 2 पेज में पढ़ा दे रहा हूं, ताकि वहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। सहीवाल काऊ वगैरह वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, तो मैं उसकी रीडिंग करा देता हूँ आपको। ठीक है, आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं 5 मिनट और क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, देखिए, ओके, तो एनसीईआरटी की रीडिंग फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, देखो। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो निकाल लो, और निकाल करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करो मेरे साथ। ठीक है, आओ देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट। कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक एलिफेंट हमेशा ही एलिफेंट के बच्चे को ही जन्म देता है। ठीक है, क्या आपने सोचा है ऐसा सवाल, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, सोचना चाहिए आपको। तो एक एलिफेंट है, उसका जो बच्चा होगा वो भी हमेशा कैसा दिखेगा, एलिफेंट की तरह ही दिखेगा। एंड नॉट सम अदर एनिमल, कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। ठीक है, वही कह रहा है।
तो ऐसा कभी आपने सोचा है? सोचना चाहिए था आपको। और क्या कह रहे हैं देखो, और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स अ मैंगो प्लांट, जब आप यहाँ पर मैंगो के सीड को ग्रो करवाने के लिए जमीन में गाड़ोगे तो आपको हमेशा मैंगो का प्लांट मिलेगा। जैसा सीड डालोगे वैसा ही उसका उसका पेड़ मिलेगा या उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि मैंगो से मैंगो मिलता है और एलिफेंट से एलिफेंट मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे थे, गिवन दैट दे डू, ऐसा तो होता है, सही बात है। आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या ऐसा होता है? आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं क्या वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं? या फिर और डू दे शो डिफरेंसेस, या फिर क्या उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है। ठीक है, डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा था कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस आते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दिए थे? वेरिएशन। ठीक है, तो देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग, सिबलिंग मतलब जो भाई बहन है आपके, ठीक है, सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर, कभी कभी भाई, दो भाई है मान लो, या दो बहनें हैं मान लो, वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर दिखते हैं टू ईच अदर, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो भाई होते हैं बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो दोनों भाई हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी सब कह रही है कि ऐसा ऐसा होता है यार। आओ देखो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने रेज किए, जो बताए, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आर डेल्ट विथ साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सारे क्वेश्चन का जवाब कहां मिलेगा? जेनेटिक्स में मिलेगा। ठीक है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस, तो जेनेटिक्स किसके बारे में बात करता है? इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, एज वेल एज वेरिएशन, इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है और वेरिएशन। व्हाट इज इनहेरिटेंस? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, उसको हम क्या बोले? इनहेरिटेंस। ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस आ गया, तो चेंजेस को हम क्या बोले? वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, आगे देखो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, प्रोजेनी माने ऑफस्प्रिंग्स, तो माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर हम चेंजेस को देखें कि माता पिता और बच्चों में क्या बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वेरिएशन। ठीक है, तो प्रोजेनी के बाद क्या लिखा है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब ये भी हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी कि इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं होगा तो हेरिडिटी भी नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री, ये भी हम लोग कवर कर लिए थे कि डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बच्चों और माता पिता में जो अंतर आया, डिफरेंस आया, कितना हद तक, कम आया या ज्यादा आया, हद, किस हद तक डिफरेंसेस आए हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। चलिए ठीक, इसके बाद देखो, फिर लिखा है कि ह्यूमंस, इंसानों के इस बात की जानकारी थोड़ी बहुत थी। देखो क्या लिखा है, humans knew from as early as 8000 to 10,000 BC, 8,000 से 1,000 BC पहले, मतलब लगभग 11,000 साल पहले तक। ठीक है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है ना, तो इतने साल पहले तक की बात है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पुराना विषय है या बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ये ऐसे दिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेगा, फिर भी 8,000 साल से 1,000 BC, दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मतलब इतने साल पहले से हमको पता था कि जो वेरिएशन हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण छुपा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब जो वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी तरह से लिंक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे? दे एक्सप्लॉइटेड, मतलब जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया मतलब इसका खूब इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया। ठीक है, एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस का खूब इस्तेमाल किया, दैट वर नेचुरली प्रेजेंट, मतलब वेरिएशंस नेचुरली होते थे प्रेजेंट, आप कहीं से बाहर से वेरिएशन लाते नहीं हो, नेचुरली एक इंसान के अंदर वेरिएशन आते हैं। ठीक है, इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड पॉपुलेशन मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो आसपास अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन दिखाई पड़ती है उनको वाइल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिवली मतलब कि सेलेक्ट करके,
ठीक है। सेलेक्ट करके ब्रीड कराना, मेटिंग कराना, जैसे कि मान लो आपके पास एक गाय है, ठीक है, या भैंस है, आपके पास एक भैंस है मान लो, और भैंस का बच्चा कैसे होगा? भैंस का बच्चे के लिए आपको एक भैंसा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो भैंसा और भैंस मिल करके उनका आप मेटिंग कराओगे, ब्रीडिंग कराओगे, तो फिर भैंस का बच्चा होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ भैंसे को सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडम किसी भैंसे को नहीं पकड़ के ला रहे हैं सड़क से, आप अच्छे एक भैंसे को सेलेक्ट करते हैं और फिर भैंसा और भैंस की मेटिंग कराते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट, उससे जो बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करके हम लोग आगे नेक्स्ट जनरेशन में पाते हैं। जैसे कि मान लो कि जो नॉर्मल हमारे इंडिया में भी होता है कि ऐसे क्वालिटी ऑफ एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनमें या तो मिल्क प्रोडक्शन अधिक होता है या फिर मीट प्रोडक्शन अधिक होता है, तो सेलेक्ट किया जाता है ताकि अच्छे बच्चे पैदा हो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के बच्चे पैदा हो, ताकि उनसे भी अच्छे क्वालिटी के बच्चे आगे जाकर पैदा हो, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। ओके, चलो ठीक है। तो वही लिखा गया है कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे कि मैंने बोला ना मिल्क या फिर मीट, ये डिजायरेबल कैरेक्टर्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप मार्क कर लो। थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि भैंसा सेलेक्ट करना है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिलेगी एक और चैप्टर आगे जाकर, जहां पर आप अलग अलग टाइप के एनिमल्स को पढ़ोगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, वहां पर इसको आपको पढ़ने मिलेगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन तो आप समझते ही, डोमेस्टिक एनिमल्स को रखना, ठीक है, फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक, वाइल्ड काउज। देखो पुराने जमाने में जो इंडिया की काउज थी, ठीक है, उनको बोलते हैं एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, बहुत लंबे समय से वो हमारे भारत में उनका प्रचलन रहा है, वो लोग ग्रो यहाँ पर हो रही हैं लगातार, उनको यहाँ पर खिलाया पिलाया जा रहा है और उनसे मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो पुराने जमाने से इंडिया में वाइल्ड काउज प्रेजेंट है एंड वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, वही लिखा है इंडियन ब्रीड्स, जैसे कि देखो सहीवाल काउज इन पंजाब, सहीवाल काउज है पंजाब, ठीक है। वी मस्ट हाउएवर recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variations, दो हमारे एंसेस्टर्स को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएशन के बारे में पता था कि मान लो कि अच्छा भैंसा लाएंगे तो अच्छा बच्चा होगा, ऐसा उनको पता था, ठीक है। लेकिन उनको ये इनके बारे में साइंटिफिक बेसिस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये किस प्रकार से होता है, मतलब ये जो जीन्स अलील्स होते हैं इनके बारे में उनको जानकारी थोड़ी कम थी, ठीक से जानकारी नहीं थी। हालांकि उनको ये पता था कि अच्छा भैंसा लाएंगे तो अच्छा भैंसे का बच्चा अच्छा होगा और या मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, मीट प्रोडक्शन अच्छा होगा, ये सब सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक बेसिस के बारे में उनको जानकारी कम थी। आपको एग्जांपल यहां से याद रखना है, सहीवाल काउस का पंजाब में है, ठीक है, ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ साइड मैंने जानबूझकर ये रखा है, देखो ट्रेड, डोमिनेंट ट्रेड जो पिछले पेज पर हमने पढ़ा था, से देखो सीड शेप दो प्रकार का हो सकता है, राउंड या फिर रिंकल्ड। तो ये सीड शेप क्या हो गया? सीड शेप इज अ कैरेक्टर एंड डोमिनेंट ट्रेड जैसे राउंड हो गया, रेसेसिव ट्रेट क्या हो गया? रिंकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, देखो इसको और भी डिटेल में अगले क्लास में पढ़ा जाएगा, ये पूरा पूरा एक चार्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। तो अभी का काम क्या है, हमने एनसीईआरटी आज के क्लास के लिए पढ़ ली है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के रूप में दे रखे हैं, देखिए इस तरह से आपको असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लेना, जैसे ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, इनको आप थोड़ा क्वेश्चंस को लगा लेना, ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, बट उसके पहले आपको क्वेश्चंस को लगा के रखना है, सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया उसका असाइनमेंट यहाँ पर है, आगे का आने वाला काम आपके ऊपर है, आपको पहले क्या करना है, लेक्चर पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।